ऐसा यूनिट ओम होती है। तो कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? ओम साइमन। -1। ठीक है, हाँ, ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं या साइमन बोलते हैं इसको, कैपिटल एस से इसको बोलते हैं, ठीक है, या ओम इनवर्स। ठीक है, साइमन बोलिए या ओम इनवर्स बोलिए, एक ही चीज है, कंडक्टेंस कहलाता है। आगे बात समझ में सबको? सेकंड क्वेश्चन, कोई दिक्कत? करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, वहां से आप रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है, और रेसिस्टेंस जब आ गया तो रेसिप्रोकल कर दीजिए कंडक्टेंस। या फिर आप सीधा कर सकते हैं, देखिए यहाँ से R इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन आई, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I अपॉन V, यानी कि करंट अपॉन वोल्टेज कर दीजिए सीधा, तो आपको कंडक्टेंस निकल जाएगा एक ही बार में, V की वैल्यू। एग्रीड? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक में? नो सर। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, आपसे रेसिस्टिविटी की जस्ट अपोजिट जो टर्म होता है उसको पूछा हुआ है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे आपको अभी देखा कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा, उसी तरह से क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो उससे हम लोग जानते हैं, रेसिस्टेंस मालूम है, तो R इक्वल टू रो एल बाई ए कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से रो की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, रो की वैल्यू हो गई R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अब R आपको मालूम है, फर्स्ट पार्ट से आपको निकल गया। ठीक है, V इक्वल टू आई आर से R निकल गया था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है 5.4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई लेंथ मालूम है आपको। ये सारी चीजें आप जब पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेसिस्टिविटी, और फिर उसी का जस्ट रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा से डिनोट किए थे, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी आया था, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी कर देंगे तो कंडक्टिविटी आपको निकल जाएगी। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा करना पड़ेगा, आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो इसमें इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, जस्ट उसका ओम मीटर होता था, तो इसका इनवर्स कर देंगे हमारा, इसका इनवर्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओम, क्या बोलते हैं उसको, ओम मीटर था तो उसका इनवर्स करेंगे तो साइमन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट। ओके, समझ आ रहा है इतना, कि कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक, ठीक है। हाँ, चले गया ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ कॉपर देयर आर 10 की पावर 28, 10 रेज टू 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन द वायर, है ना, ऑफ कॉपर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, है ना, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वायर। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताइए? यस सर, जे इंटू रो। जे इंटू रो। रो, सबने पढ़ा है? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा इंटू कुछ पढ़ा था, सॉरी ये गलत कर रहा हूं मैं, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है बताइए? इक्वल्स टू सिग्मा आई अपॉन प्राची देवांगन, सिग्मा प्राची ए। देवांगन, क्या सिग्मा ई? यस सर। व्हाट इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म
प्रीति, Yes, sir. प्रीति, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जल्दी बताइए। जिंदगी मजे लेने के लिए नहीं बनी है, ठीक है। जिंदगी में एक साल आता है क्लास 12, उसमें मजे नहीं करने हैं, ठीक है, पढ़ाई करना है। बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हैं बात को। हर्ष। Yes, sir. ओम्स लॉ इन वेक्टर J, फॉर्म। J is equal to sigma E. J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप, ठीक है। तो J यहाँ पर क्या होता था, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है, जिसमें आपको करंट भी दे रखा है और एरिया भी दे रखा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट डेंसिटी मालूम है, रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं क्या, वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या रख सकते हैं, जे अपॉन में सिग्मा रख सकते हैं, यहाँ से कोई इश्यू तो नहीं है। और 1 अपॉन सिग्मा क्या होता है, 1 अपॉन सिग्मा को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, मालूम है ना। ये क्या है, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो 1 अपॉन सिग्मा दैट इज रो। तो जे इंटू रो, अब जे की जगह क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, और इंटू में रेसिस्टिविटी, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है करंट, तो करंट हमने रख दिया 2 एम्पियर, ठीक है, और एरिया रख दिया कितना, 1.10 की पावर -6, ठीक है। तो करंट पर यूनिट एरिया, करंट हो गया 1.2, और यहाँ पर रख देंगे एरिया की जगह 10 की पावर -6। अब इनटू में रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मालूम है। हम्म, वो सर टेबल से। हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कॉपर की वायर है, ठीक है, और यहाँ पर 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखा है इन 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इससे हम लोग को रेसिस्टिविटी मालूम नहीं चल पा रही है, ठीक। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो है आपको, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको यहाँ पर रेसिस्टिविटी दी हुई होगी, ठीक है, इसकी कॉपर की। तो रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर होता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इस सर वजह से आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था। हाँ जी बोलिए, 1.7 है। बोलिए कहाँ पर, एनसीईआरटी बुक में। में। यस सर। एक मिनट, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब मेमोराइज नहीं हुआ था ठीक से। कॉपर कहाँ, 1.7, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1.7 इंटू 10 की पावर -8। अगर यही क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको ये वैल्यू दी हुई रहेगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से, अब समझ में आ गया, सब कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी। समझ आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम। बोलिए। No, sir. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, 10 ohm thick wire is stretched so that its length becomes 3 times, ठीक है। एक वायर है, उसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, वायर को क्या किया, खींच के इसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है। अभी पहले सपोज L1 जो है इसकी L थी, और जब ये L2 बन गया, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, L2, ठीक है।
और ये L2 हो गया कितना 3 टाइम्स L1। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? उसी वायर को खींच के 3 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है। So assuming that there is no change in its density on stretching, calculate the resistance of new wire। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक वायर थी ऐसे, इस वायर को खींच के 3 टाइम्स इसकी विड्थ को कम कर दिया, है ना, थिकनेस को कम कर दिया। तो आप समझ सकते हैं इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज करेगा। वायर को आप जैसे ही खींचेंगे, जैसे इमेजिन कीजिए एक वायर, मोटी वायर थी, उसको जब आप खींच के लंबा करेंगे तो वायर मोटी रहेगी कि पतली हो जाएगी? बोलिए। पतली हो जाएगी। बोली नहीं, पतली हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसका लेंथ था L, तो ये बन गया कितना 3L, ठीक है। चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप किसी भी चीज को खींचेंगे, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी जो है चेंज नहीं होगी, ठीक है। डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। टू स्ट्रेच करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और आपको ऑलरेडी एक चीज समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि मटेरियल जो है वो सेम है। तो मटेरियल अगर सेम है तो इसका मतलब है कि उसकी रेसिस्टिविटी भी सेम हो गई, ठीक है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मटेरियल अगर सेम है तो उसकी रेसिस्टिविटी सेम है, और रेसिस्टिविटी सेम रहने का हम लोग को यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना। मेनली आपको ये यूज करना है कि अगर किसी भी वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एरिया और लेंथ जो है आपस में एडजस्ट करता है एक दूसरे को। डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो क्योंकि वायर को पतला रहे मोटा रहे, आप उससे इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि वायर सेम है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ठीक है। कोई भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर हम लोग वायर के केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, जैसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, ठीक है, और उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। क्योंकि पाई आर स्क्वायर L होता है ना, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, लेंथ हो गया इसका, तो पाई आर स्क्वायर H इसका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। तो A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत? तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा L2 अपॉन L1, ठीक है, L2 अपॉन L1। और L2 आपको कितना दे रखा है? 3L दे रखा है, ठीक है। 3L अपॉन L1 तो L था, यानी कि यहाँ से आपको जो है A1 कितना हो गया? एरिया इन फर्स्ट सिचुएशन A1 इज इक्वल टू, या A1 अपॉन A2 की वैल्यू को रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 3 आ रहा है। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है? 3। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन इट्स डेंसिटी, तो कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, ओके। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? रो L बाई A, ठीक है। चलिए, तो R1 अपॉन R2 कर लेते हैं हम लोग सीधा रेशियो। तो R1 हमारा हो गया कितना? रो L1 अपॉन A1, ठीक है। और R2 में हो जाएगा हमारा रो L2, ये डिवाइड में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? रो Yes, L2 sir. अपॉन A2 होना चाहिए था, तो A2 रेसिप्रोकल में जाके ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो रो दोनों की डेंसिटी रेसिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, तो
ये कितना हो गया L1 अपॉन L2, L1 की जगह L रख दीजिए, L2 की जगह कितना रख दीजिए 3L रख दीजिए, ठीक है। और A2 अपॉन A1 की वैल्यू अभी हमसे यहाँ से निकल गई थी, हाँ, A1 अपॉन A2 कितना है 3 है, तो A2 अपॉन A1 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? अरे अभी निकाला था ना पीछे, ये Yes. देखिए A1 अपॉन A2 कितना आया था 3 आया था, तो A2 अपॉन A1 कितना हो जाएगा 1/3। ये L और L क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो दिस इज R1 अपॉन R2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/9 हो रहा है। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो गया 1/9। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं R2 इज इक्वल टू जो नया रेसिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 9 इंटू R1, और शुरुआत का जो रेसिस्टेंस था इनिशियल रेसिस्टेंस दैट इज 10 ओम था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए 10 ओम थिक वायर, तो रेसिस्टेंस का रेशियो हमने जब निकाला तो वहां से आ गया एंड दिस कम्स आउट टू बी 90 ओम, ठीक है। यानी आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना सबको कि फिर से समझना ये? आवाज आ रही है? आ गया फिर। आ गया सर। ठीक है, आ गया सर। ठीक है ना। तो देखिए इसमें सर आप कॉन्सेप्ट आपको बस ये समझ में आना चाहिए। अगर आप, हाँ बोलिए, सर आप बोल रहे थे ओरली भी बोलो सॉल्व बोलो, कर कौन क्या सकते बोल रहे, हैं। बोलो। हाँ हाँ, वो भी बता रहा हूँ, दोनों तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, अगर स्ट्रेच कर रहे हैं वायर को तो इसका मतलब ये है कि उसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, यानी डेंसिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और फिर उस क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिए, ठीक है। अब इसको ओरली आपको करना है, ठीक। तो ओरली करने के लिए आपको देखिए सिंपल सा तरीका कैसे करेंगे आप ओरली, ठीक है। जैसे आपको क्या बोला कि मान लीजिए एक वायर है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इसमें कि जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। ये हम लोग को मालूम है। पहले का शुरुआत का रेसिस्टेंस ये आपको दे रखा था कितना 10 ओम, ठीक है। अब आपसे क्या बोला कि इस वायर की लेंथ को हमने क्या किया 3 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है। वायर की लेंथ को आपने क्या किया 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो हम जानते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यस और नो? बोलिए। यस। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब है अगर लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ाया भाई तो रेसिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। बोलिए हाँ, बोलिए ना। Yes, sir. अरे लेंथ को हमने बढ़ा दिया 3 टाइम्स तो रेसिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत? बोलिए। उसके बाद फिर अगर सपोज इसका जैसे ही हमने एरिया को जो है चेंज किया, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें ये, हाँ क्या बोलना था, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 3 टाइम्स तो यहाँ से इंक्रीज किया,
उसके बाद फिर अगर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो एरिया जैसे इसका हमने लेंथ स्ट्रेच किया 3 टाइम्स हुआ, तो एरिया 1/3 टाइम्स रिड्यूस हुआ। तो हम लोग ये जानते हैं दैट इज इनवर्सली रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, तो इसका मतलब 3 टाइम्स अगर एरिया डिक्रीज हुआ तो लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। यस और नो? बोलिए। Yes, sir. अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे ही आप सोचिए ना, इसको स्ट्रेच किए, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे तो एरिया इसका बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा, ये बताइए। हाँ, Decrease. देखिए, अरे ये था अभी, जब इसको आपने 3 टाइम्स स्ट्रेच किया, ठीक है, तो इसका एरिया सेम रहेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा? किसी वायर को, किसी भी चीज को आप खींचते हैं, खींच के लंबा करते हैं, तो एरिया क्या होगा? सेम रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? घटेगा। घटेगा। घटेगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत। तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया अगर 3 टाइम्स डिक्रीज कर गया है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो देखिए, तो रेसिस्टेंस यहाँ से 3 टाइम्स इंक्रीज किया और लेंथ की से भी 3 टाइम्स इंक्रीज किया, ठीक है। अब कैसे समझा, इतना सिंपल तो चीज था यार। रेसिस्टेंस लेंथ के बढ़ाने से, 3 टाइम्स बढ़ाने से रेसिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। अब एरिया के 3 टाइम्स कम होने की वजह से रेसिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ गया, तो टोटल कितना टाइम्स रेसिस्टेंस बढ़ गया? 3 इंटू 3 9 टाइम्स, ठीक है। तो शुरू में कितना था? 10 ओम, तो 9 टाइम्स बढ़ा तो 90 ओम। अभी भी नहीं समझ आया? बोलिए। आगे. ठीक है, तो ओरली भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इसका जस्ट बाद वाला क्वेश्चन भी सेम आपको समझ में आ जाना चाहिए, हो जाएगा। वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप लोग करके देखिएगा खुद से, हाँ, कर लेंगे। इसमें भी क्या करना है Yes, आपको, इसको भी स्ट्रेच सर किया है, इंटू कर यानी देंगे कि ना, हाँ, इंटू कर देंगे ना, A1 मतलब दोनों A1 इंटू रेजिस्टेंस. L1 A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2, फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब एरिया की जगह यहाँ पर आप क्या रख दीजिएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना, और पाई आर की जगह पे क्या होगा? D/2, तो पाई इंटू D/2 का होल स्क्वायर रखिएगा यहाँ पे, इंटू L1 इज इक्वल टू पाई इंटू D2/2, है ना, D2/2 का होल स्क्वायर इंटू में L2, ठीक है। तो आपको यहाँ से D1 और D2 का रिलेशनशिप मिल जाएगा डायमीटर का, ठीक है। और आपको दे रखा है कि डायमीटर इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। तो D1 जो भी था और D2 जो था उसको हमने क्या किया? D1/2 कर दिया, ठीक है, समझ गए। D2 को हमने क्या किया? D1/2 कर दिया, ठीक है, बस हो गया। अब वहां से आप एक रिलेशनशिप मिल गया और फिर आप वही वाला सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे, आपसे हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, कर लेंगे। yes sir. ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैंने क्लास में जब पढ़ा रहा था उसी समय बता दिया था, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। कैसे होता है आपको प्रूफ करके दिखाना है। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। कैसे होता है ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। याद है ना, ये वाला पार्ट आपको लिखना है। आ गया। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सब बताया था इसमें। ये रेसिस्टेंस को डबल कर दिया, एरिया सॉरी लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, ये सब बात लिखी हुई है ना यहाँ पे। रेसिस्टेंस कैसे डबल हुआ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यहाँ से इस ये पूरा प्रोसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये लिखना है आपको। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes sir. यस सर। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत है? 8 में कोई दिक्कत?
नो सर। मैंने इसका आंसर No, जानबूझ के नहीं दिया sir. था आपको। इसका आंसर क्या हो गया बताइए सभी। 8th का आंसर क्या आया है? हे भगवान। 57. ग्रीन। 7। रेड। रेड 10 रेस टू 10 की power 2. 2 2 प्लस माइनस 20%। 20%. 20%, है ना? हाँ, तो इसी तरह से सारे बोलने थे। ठीक है, कर लेंगे ना ये सब। इसका आंसर मैं फिर आज सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। ये हाउ विल यू Yes, sir. रिप्रेजेंट द रेसिस्टेंस ऑफ 3700 प्लस माइनस 10% बाई कलर कोड? क्या क्या आएगा बोलिए? ऑरेंज, वॉयलेट, ऑरेंज, Orange, वायलेट, violet, रेड और black. सिल्वर। सिल्वर। ठीक है, समझ गए ना? उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, 74 किलो ओम इज टू बी मार्क्ड विथ रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, राइट द सीक्वेंस। ठीक है, ये भी हो जाएगा, यस सर। कर लेंगे ना? 74000। No, sir. ये है, आप देख लीजिएगा। 7 क्या है, 4 क्या है, फिर 000 10 की पावर 3। ठीक है, इसमें टॉलरेंस नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा, फोर्थ कलर छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में 5 वोल्ट दिया हुआ है अक्रॉस अ कलर्ड कोडेड कार्बन रेसिस्टर विद फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में ब्राउन है, सेकंड में ब्लैक है और थर्ड में रेड है। इसमें फोर्थ कलर नहीं है, तो इससे आप रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा। यहाँ पर वोल्टेज है, वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप करंट फाइंड आउट कर लीजिएगा। हो जाएगा, बोलिए। यस सर। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है? और 11 में ये भी मेथड लगा सकते हैं ना कौन सा? कि मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो जितना वोल्टेज है उतना करंट भी होगा। अरे भाई, ये कौन बता दिया तुमको? तो V इक्वल्स 5 टू वोल्ट आई। है तो एक मिनट 5 वोल्ट है तो करंट भी 5 एम्पियर होगा। ऐसा मेरी हैं? सोच थी, तो फिर आंसर ही वही वी लिखा वी था तुमने। भाई मेरे, V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 है तो ये 5 ही हो जाएगा। हो सकता है ये 10 मिली एम्पियर हो, 2 का रेशियो V अपॉन आई का। आई यस इक्वल्स सर। टू क्या होता है? V अपॉन आर होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आर आपका जो है वो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे V बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है ये 5 है तो ये हमेशा 5 ही रहेगा। हो सकता है ये 5 है तो ये 2 भी हो, फिर 10 हो गया तो ये 2 की जगह 4 बनेगा। समझ गए ना? अरे यस बोलो। सर। ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 था तो ये पे आंसर 5 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इज पास थ्रू अ कलर कार्बन कोडेड फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी कि आपको दे रखा है येलो ग्रीन ऑरेंज, ये तीन से आप रेसिस्टेंस निकालिए। ठीक है, रेसिस्टेंस है और ये करंट है, 2 मिली एम्पियर है, तो इसको आप 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपको, क्या बोलते हैं इसको, 2 मिली एम्पियर। यहाँ से करंट दिया हुआ है तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए क्या। यहाँ से रेसिस्टेंस हो गया और यहाँ करंट है, तो रेसिस्टेंस और करंट मालूम है, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन। अब एक ये रह गया है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखिए जल्दी से। सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेसिस्टेंस। ठीक है, एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस है, सॉरी लेंथ, इसका क्या चेंज हुआ है? लेंथ चेंज हुआ था ना, स्ट्रेच टू इट्स लेंथ। हाँ, लेंथ इसका चेंज कर दिया। ठीक है, तो लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो नया लेंथ जो है हमारा L2, दैट इज टू, है ना, L1 प्लस 10% ऑफ L1। ठीक है, तो 10% का मतलब कितना हो गया? L1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू L1। तो यहाँ से ये हो गया L1 प्लस कितना, 0.1 इंटू L1, यानी आएंगे ये सॉल्व करके 1.1 टाइम्स L1 हो गया। ठीक है, तो नया आपका लेंथ है वो 1.1 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ हो गया। ठीक है,
तो अब रेसिस्टेंस जो हो गया R2 है ना, R2 अपॉन R1 करके देख लीजिए सीधा, ठीक है। तो रो इंटू L2 अपॉन A2, ठीक है। और एक मिनट, रेजिस्टेंस परसेंटेज चेंज इन इट रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। तो R2 हो गया रो L2 अपॉन A2 और डिवाइडेड बाई A2 हमारा है तो ये A1 हो जाएगा और रो L1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस रो एंड रो कैंसल आउट हो गया, तो R2 अपॉन R1 का जो रेशियो हो गया दैट इज इक्वल टू, है ना, L2 हमारा कितना था 1.1 अपॉन में 1, ठीक है। और क्या बोलते हैं यहाँ से A1 अपॉन A2, ठीक है। इसमें फिर एरिया का कॉन्सेप्ट भी तो लगाना पड़ेगा। cylindrical wire is stretched to its length by 10%, calculate the percentage increase in its resistance, ठीक है। तो 1.1 रो L बाई A, तो यहाँ से A1 और A2 का भी तो रेशियो चाहिए होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है बाद में करते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, एल स्क्वायर से इंटू कर देते हाँ, हैं बोलो। ना, एल से इंटू कर देंगे तो एल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर नीचे। नहीं मतलब उसका ठीक है, चलो मैं इसको, नहीं ऐसा नहीं है उसका। देखो शॉर्टकट ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि जैसे फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। हमने लेंथ को इंक्रीज स्ट्रेच किया ना इसको, तो A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2 पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम कभी भी किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा L1 मतलब A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू कितनी हो रही है, A1 अपॉन A2 दैट इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए नहीं बता रहा था, ठीक है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या होगा, L2 अपॉन L1, समझ में? अरे बोलो, देखो देखो A इंटू एल कॉन्स्टेंट है क्योंकि वायर को स्ट्रेच किया है, लेंथ किया है ना हमने 10% इंक्रीज, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो A इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होगा, ठीक है। यहाँ से A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो गई, L2 अपॉन L1 हो गई, ठीक है। अब रेसिस्टेंस जब आप फाइंड कर रहे हैं R2 अपॉन R1, तो R2 की वैल्यू क्या होती है, रो L2 अपॉन A2, और R1 करेंगे तो डिवाइड में है तो उल्टा चले जाएगा, A1 ऊपर चले जाएगा और रो इंटू L2 नीचे आएगा, ठीक है। रो और रो कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा आपका, L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2, ठीक है, A1 अपॉन A2 अपॉन क्या है यहाँ से L2 अपॉन L1, तो L2 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन L1, ठीक है, ये है। तो आप देखिए यहाँ से L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर हो गया, ये L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर हो गया। अब L2 अपॉन L1 कितना था, 1.1 था, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1.21 बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो जो नया रेसिस्टेंस है आपका, यानी R1 अपॉन R2 अपॉन R1 जो हमारा आया वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1.21 आई, ठीक है। तो यानी R2 इज इक्वल टू हम लोग ये बोल सकते हैं 1.21 टाइम्स R1, ठीक है। तो चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हुआ, चेंज इन रेसिस्टेंस R2 माइनस R1, ठीक है। तो 1.21 टाइम्स R1 माइनस R1, तो ये हो गया आपका कितना 0.21 टाइम्स R1 हो गया।
समझ आ रहा है? क्योंकि हम लोगों से पूछा है कि कितना परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस हुआ। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। तो पहले हम लोग इंक्रीज इन रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इंक्रीज कितना हो गया? 0.21 टाइम्स R1। तो परसेंटेज इंक्रीज जब निकालना हो आपको, हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा R मतलब चेंज इन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस इनटू 100। ठीक है, बस हो गया। डेल्टा आर आपका कितना था? 0.21 टाइम्स R1, और ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना था? R1। इनटू में क्या कर देंगे? 100। तो R1 और R1 कैंसिल हो गया। 0.21 इंटू 100 तो कितना हो गया? 21%। और इसका शॉर्टकट होता है, देखिए जैसे हमने लेंथ को क्या किया, हमने लेंथ को 10% इंक्रीज किया। तो 10% जैसे इंक्रीज किया तो क्या हो गया? ये 1.1 टाइम्स लेंथ हो गया, और जो भी आया 1.1 टाइम्स, इसी का सीधा होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 1.21। ठीक है, तो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? 21%। पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज 1.21 हुआ, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज हो गया 21%। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 20% इंक्रीज किए हुए थे लेंथ को, तो क्या हो जाता? तो 100 है ना, प्लस 20/100 करेंगे। ठीक है, सॉरी 100 नहीं, L प्लस 20/100 करेंगे इंटू L। तो ये क्या हो गया? 1/5, यानी 1.2 टाइम्स हो गया। तो 1.2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया? 1.44 हुआ, यानी 44% इंक्रीज इन रेसिस्टेंस हो जाता है उस केस में। ठीक है, ये शॉर्टकट भी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत ज्यादा टाइम लग गया आज इस क्वेश्चन के कारण।